जय हिंद। क्लास 9 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास 9 के बच्चों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग 5वां अध्याय को समाप्त कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर 5 को समाप्त कर चुके हैं। चैप्टर 5 में दोनों एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बना चुके थे और यह आपका छठा जो चैप्टर है, यानी कि छठा अध्याय जो है रेखाएं और कोण है, लाइन्स एंड एंगल्स है। क्लियर है, लाइन एंड एंगल्स हैं। तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली बातों को याद करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स सारा एक तो डेफिनेशन पे टिका हुआ है और हर एक पिछला बात से एक नया बात बनता है, फिर इस बात से एक और नया बात बनता है, फिर इस नए बातों से एक नई बात और बनती है। यानी कि मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कि सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। पिछले चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी तक आप लोग सीख चुके हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। तो उसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच सीधी पथ जो होती है वही आपका लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट को जब हम दोनों तरफ इन्फिनाइटली बढ़ाते हैं तो वो आपका लाइन्स हो जाता है। लाइन के बारे में तो बहुत कुछ जान ही चुके हैं। और लाइन के बारे में उसी में आप ये पढ़े थे, रे मतलब होता है किरण। अगर किसी लाइन सेगमेंट को एक साइड बढ़ा दिया जाए इन्फिनाइटली, इसको रे कहते हैं, जिसको हिंदी में किरण कहते हैं। ये किसी लड़की का नाम मैं समझ लीजिएगा, रे है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एंगल, आता है कि एंगल हम लोग किसको कहेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि एक रे के बारे में तो पता चल ही गया और दूसरा रे को भी यहां से निकाल दिया गया इधर से। इसका वर्टेक्स, ये आपका क्या होता है, शीर्ष, यानी इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो दोनों का जब वर्टेक्स एक ही जगह है और दो रे निकला हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं कि यह जो है कोण बनाती है, एंगल बनाती है। अब इसके बाद जो है आपका ये भी साइड होता है। इसमें किसी एक साइड को इनिशियल साइड कह सकते हैं और दूसरे को टर्मिनल साइड कह सकते हैं। अब दूसरे तरह से इस तरह से भी समझते हैं कि अगर एक रे से दूसरा रे जो है कुछ अमाउंट से मुड़ता है तो क्या बनाता है, एंगल बनाता है। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो रे इस प्रकार से हो, टू रेज हैविंग द कॉमन पॉइंट्स फॉर्म एंगल। अगर दो रे का कॉमन पॉइंट यानी कॉमन वर्टेक्स हो तो वो जो है आपका एंगल बनाता है। देखिए कि एंगल को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगल के डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, टू रे हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एंगल, है ना। तो अगर दो रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हो तो वो जो है आपका एंगल बनाता है। और यह एंगल में क्या क्या होता है, वर्टेक्स होता है, इसको भी हम लोग साइड कहते हैं, इसको भी हम लोग साइड कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यह एंगल जो है कितने तरह का होता है। तो ये जो एंगल होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि यह एंगल हमारा इस तरह से भी दो रे हम लोग ले सकते हैं। ये कोण बन गया आपका। दूसरा जो है एक रे इस तरह से लिए और दूसरा रे इस तरह से लिए तो इस तरह का भी एंगल बन सकता है। एक रे और दूसरा रे जो है एक दूसरे पर लंबवत हो तो इस तरह से भी एंगल बन सकता है। एक रे ऐसे हो, यहाँ से चल दिया इधर और एक रे इस तरह से चल दिया तो यहाँ भी एक एंगल बन सकता है। एक रे आपका इस तरह से हो और दूसरा रे आपका इस तरह से हो, इधर का एंगल आप देख रहे हैं। उसके बाद एक रे इस पर हो और दूसरा रे भी जो है इसी पर हो, दोनों एक ही पर हो तो इस तरह से भी एंगल बनता है। तो
तो ये सारे एंगल का नाम अलग अलग होता है। जैसे इसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यून कोण, लिख लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट। इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल, और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं STRAIGHT स्ट्रेट एंगल, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे रिजु कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? रिजु कोण कहेंगे। और ये जो है आपका, ये देखिए इसका माप जो है आपका 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं हिंदी में। और इसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, है ना, COMPLETE कंप्लीट एंगल कहते हैं। और इसे हम लोग पूर्ण कोण, है ना, पूर्ण कोण हिंदी में कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो भैया आप लोग लिख ही लेंगे, बहुत पहले से भी जान रहे होंगे, क्लास 8-9 में भी पढ़े होंगे कि एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है। द एंगल हुज मेजर इज more than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री called acute एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं? वैसा एंगल जिसकी माप 190 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। द एंगल whose measure is more than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री is called obtuse एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? कि ऐसा कोण जिसकी माप जो है 90 डिग्री के बराबर हो, यानी उसको समकोण त्रिभुज। द एंगल हुज मेजर मतलब माप, हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन सुन लीजिए कि the angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle। complete angle, the angle whose measure is 360 degree, यानी कि इसका मान जो है पक्का 360 डिग्री हो जाता है। एंगल आप लोग समझ गए क्या क्या, किस तरह, कितने तरह का एंगल होता है। अब देखिए ये दो एंगल हमने बनाया है ना, तो इसमें जो है आपका एंगल का नाम हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए। यह AOB है आपका, और उसके बाद ये एंगल है। यहाँ पर आपका PQ है और ये आपका S है। चलिए रहने देते हैं। तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOB लिख सकते हैं, या नहीं तो हमारा मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOA भी लिख सकते हैं। इस दोनों का जो है ना दो, ये यही कोना रिप्रेजेंट करता है। अब जो इस कोने को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग हमेशा क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं। अब कभी कभी इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिर्फ ए का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिंबल डाल दिए, ए डाल दिए, तो ये एंगल ए हो गया। कहीं इसका नाम जो है 1 डाल दिए तो एंगल 1, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शॉर्ट में हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 कह के, या एंगल ए, स्मॉल ए लेटर यूज करना है ना। अब इसी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम बताना है कि ये एंगल का यह एंगल कौन सा है, और इसी को इंडिकेट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे? PSQ लिख देंगे, या नहीं तो QSP लिख सकते हैं। अब चाहे तो इसको हम B भी मान सकते हैं, चाहे तो इसको हम लोग 2 मान सकते हैं, एंगल 2। तो इस तरह से छोटे सिंबल को भी हम यूज कर सकते हैं किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने में। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इक्वल एंगल हम लोग किसको समझेंगे, कब जो होगा इक्वल एंगल कहलाएगा। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो क्या कहेंगे? इक्वल एंगल है। जैसे मान लिया जाए कि एंगल AOB जो है बराबर है एंगल PSQ के, तो हम इस दोनों को क्या कह देंगे? इक्वल एंगल है। इसका मतलब अगर यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री है।
दूसरा चीज आप लोग समझिए, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल समझिए, तो कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण कहते हैं, है ना। और पूरक कोण का परिभाषा है क्या, कि अगर दो कोणों की माप 90 डिग्री के बराबर होती है तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, यदि दो कोणों की माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यही दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, तो कोण A प्लस अगर कोण B 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये कोण और ये कोण दोनों मिलके 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। यानी इसका पूरक ये और इसका पूरक ये। और तीसरा नंबर समझिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल समझिए, हालांकि इसकी परिभाषा आपको बुक में मिल जाएगी। अगर हमारे बोलने से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, समझना जरूरी है। सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। और ये क्या कहता है कि अगर दो कोणों की माप 180 डिग्री के बराबर हो जाए, एगो कोण इधर मिला एक कोण इधर मिला, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोण है आपका, कितना है, ये 120 है और दूसरा कोण जो है 160 है, तो 120 जोड़ 60 करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यह एंगल A और यह एंगल B जो है दोनों कैसा कोण हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। यानी कि एंगल A जोड़ एंगल B इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अब चाहे तो आप लोग इसका डेफिनेशन भी एक आध एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल देखिए, अगर एक कोण हमारा 30 डिग्री है और A और B जो है आपका पूरक कोण है यानी कि कंप्लीमेंट्री है, तो B का वैल्यू क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि अगर यह कंप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम जो होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। और इसमें से एक पता है हमको 30, तो कैसे निकाल लेंगे, तो B का वैल्यू जो है 180 माइनस 30, ओह देखिए 90 होता है, माफ़ करेंगे इसको सुधार लेंगे भैया, है ना। कंप्लीमेंट्री में क्या होता है 90 होता है, 90 माइनस 30 कर देंगे तो ये आपका 60 मिल जाएगा। तो इस तरह से एक एंगल अगर पता हो, या तो कंप्लीमेंट्री दिया गया है या तो सप्लीमेंट्री दिया गया है, उसमें दूसरा एंगल निकालना हो तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, ये शब्द आपको हर एक जगह आएगा। जैसे मान लिया जाए ये कोण है आपका AOB है, OC एक रे हम लोग लेते हैं और इस तरह से लेते हैं कि यह इधर और इधर दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। जैसे ऐसे समझिए ना कि एक रोटी है, दोनों को बराबर भाग में बांट देना है। तो वही जो है यहाँ पर एक OC एक ऐसा किरण है जो इस दोनों एंगल को बराबर भाग में बांटता है। तो इस OC को हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक, इस OC को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करने वाला है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह दोनों एंगल का मान बराबर हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि 100, ये आपका 70 डिग्री है ना, एंगल AOB जो है आपका कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो एंगल AOC देख रहे हैं इधर वाला, और फिर BOC, एंगल BOC यह कितना हो जाएगा आपका 70 का आधा बटेगा ना, तो यह आपका 35 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसको जो है दो भाग में यह बांट देता है, तो 35 ये और 35 ये, 35 ये और 35 ये मिल के क्या हो गया आपका 70 हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग
एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन अगर जानना है तो पिछला शुरू का वीडियो आप क्लास 9 में देख सकते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, इस सबको भी आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर नहीं होते हैं, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन पर नहीं होते हैं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि असंरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु किसको कहते हैं यानी कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो तो उसको संरेखी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेखी कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, यानी कि ए बी सी डी जो पॉइंट है कोलिनियर है। अब यदि ऐसा हो जाए कि ए बी और आपका सी यहाँ आ जाए तो क्या कहेंगे कि ये सब कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ए बी सी जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में आसन्न कोण कहा जाता है। तो एडजेसेंट एंगल को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इस चीज़ को याद रखिएगा भाई, ये चीज़ जो है आपको आगे बार बार आने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि द 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। 2 एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे देखिए एक एंगल आपका इस तरह से बन रहा है, ए ओ बी एक एंगल बन रहा है, बी ओ सी एक एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। तो इसको स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको स्मॉल बी मान लेते हैं। इस एंगल को कहता है कि दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब कि 2 कोणों को हम आसन्न कोण तभी कह सकते हैं जब उसके एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष हो, यानी कि देख लीजिए यहाँ O से शुरू हो रहा है, एक ही शीर्ष है आपका, एक ही वर्टेक्स है। और दूसरा नंबर कहता है कि दे हैव कॉमन आर्म, तो दोनों एंगल बनने में एक जो है कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म मतलब होता है भुजा। तो इस कोण को बनने के लिए यह जो आपका है कॉमन है, इसके लिए भी है मतलब कि उभयनिष्ठ है। जैसे गांव घर में नहीं होता है कि एक दीवार बीच में उठा लिया चौधरी जी ने, तो चौधरी जी के दीवार से फायदा हो गया शर्मा जी को, तो शर्मा जी को क्या फायदा हो गया कि जिधर वो दीवार उठाया उधरे इसका भी जमीन है शर्मा जी का, उसके बगल में ही, और चौधरी जी दीवार ऑलरेडी उठा चुके हैं, तो उसी दीवार पे ये अपना झोपड़ी डाल ली है, तो एक दीवार का फायदा हो गया। वह दीवार जो है आपका कॉमन है दोनों के लिए, उस दीवार के उस साइड चौधरी जी का घर और दीवार के इस साइड जो है शर्मा जी का घर। तो वही चीज़ यहाँ भी हो गया कि यहाँ इस कॉमन आर्म से जो है दोनों एंगल आपका बन जाया करे, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद कहता है कि देयर नन कॉमन आर्म, तो ये OC जो है, OA और OC जो है आपका नन कॉमन है, नन कॉमन है। तो नन कॉमन कहने का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं है। हिंदी में उभयनिष्ठ होता है कॉमन का मतलब कि दोनों में है समाहित। और नॉन कॉमन आर्म जो होना चाहिए आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म के दोनों साइड होना चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए। तो जब ऐसा एंगल बनता है तब हम उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब ऐसा एंगल बन जाए कि ये आपका देखिए, ये आपका ए बन रहा है, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक बी बन रहा है, तो इसमें क्या ए और बी जो है, ए और बी का एक आर्म तो कॉमन है। जैसे देखिए कि यह ओ ए है, यह ओ बी है, यह ओ सी है। ओ ए से यह ए बी बन रहा है, ओ ए से यह भी एंगल बन रहा है, दोनों एंगल बन रहा है, तो दोनों के लिए एक कॉमन हो गया। उसके बाद नॉन कॉमन जो हो गया ओ बी और ओ सी, इसके दोनों साइड मौजूद नहीं है, दोनों साइड नहीं है। जैसे ओ बी को आपको इधर होना चाहिए, ओ सी को इधर होना चाहिए, तो इस स्थिति में ये दोनों एंगल जो है आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें,
कहने का मतलब कि OB से इधर 2 बन रहा है, OB से इधर 1 बन रहा है, OB से इधर एंगल 2 बन रहा है और OB से इधर एंगल 1 बन रहा है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब कि आसन्न कोण कह सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि आसन्न कोण से रिलेटेड आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और हिंदी में भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर 2 लाइन हैं, 2 लाइन जो है एक दूसरे को इस तरह से काटती है, इस तरह से काटती है, तो इस 2 लाइन को L और L2, L1 और L2 2 लाइन है, तो इस दोनों लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। कैसा लाइन कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। क्लियर है? जिसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगर 2 लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं। क्लियर है? इस सब का चित्र याद रखिएगा दिमाग में। और इसी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग समांतर रेखा भी कहते हैं, समांतर रेखा भी कहते हैं, यानी कि पैरेलल लाइन भी कहते हैं, पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। तो ये सब छोटे मोटे डेफिनेशंस जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमारा कुछ थ्योरम्स हैं। पहले तो कुछ एक्जियम्स है, एक्जियम के बाद कुछ थ्योरम्स है, थ्योरम के बाद हमारा एक्सरसाइज है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे, पहले एक्जियम को पढ़ेंगे यानी कि अभिगृहित को पढ़ेंगे, अब फिर उसके बाद प्रमेय को पढ़ेंगे, अब फिर उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।